कमला नाम की एक महिला थी जो अपने बेटे यश के साथ एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। कमला बेहद बातूनी थी। ऐसा लगता था मानो उसके शब्दों का पिटारा कभी खाली ही नहीं होता। हर कोई जानता था कि कमला के पास कोई भी बात छुपाकर रखना नामुमकिन है। मोहल्ले के लोग उससे थोड़ा कतराते थे, क्योंकि उसकी आदत थी कि वह हर छोटी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहती और अक्सर दूसरों की कमियों को ही चर्चा का विषय बनाती। कमला की खास सहेली उसकी पड़ोसन थी जो उसकी जैसी ही स्वभाव की थी। दोनों जब भी मिलती तो उनकी जुबानें रुकने का नाम ही नहीं लेती। उनकी बातों का मुख्य विषय मोहल्ले के दूसरे लोग ही होते थे। वे किसी के दुख दर्द को समझने या उनकी मदद करने के बजाय उनकी परेशानियों पर हंसती और मजाक उड़ाती। कमला के घर के आंगन में अक्सर उनकी हंसी ठिठोली और चुगली की महफिलें सजी रहती थी। दोनों के बीच का रिश्ता गहरी दोस्ती से ज्यादा एक साझेदारी का था, एक ऐसी साझेदारी जो दूसरों की कमियों को खोजने और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर आधारित थी। उनके इस व्यवहार से कई बार मोहल्ले के लोग आहत होते, लेकिन कमला और उसकी पड़ोसन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। कमला की आदत थी कि वह अपने शब्दों से किसी की जिंदगी की छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बना देती। चाहे किसी के घर कोई खुशी आई हो या कोई मुश्किल, कमला उसे अपने तरीके से तोड़-मरोड़ कर पेश करती। यही वजह थी कि मोहल्ले के लोग उसके सामने बात करने से पहले 100 बार सोचते। कुछ समय बाद कमला ने अपने बेटे यश का विवाह ममता नाम की एक सुंदर और संस्कारी लड़की से करवा दिया। ममता स्वभाव से बहुत ही सरल और स्नेहमयी थी। उसने अपने मधुर व्यवहार और परिश्रम से जल्द ही पूरे घर का दिल जीत लिया। ममता के आदर्श व्यवहार ने और उसका घर के हर सदस्य का ध्यान रखने के व्यवहार ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। वह कमला को भी खूब आदर सम्मान देती थी और हर काम में उनकी जरूरतों का ख्याल रखती थी। ममता का प्यार और देखभाल देखकर कमला के दिन और भी आरामदायक हो गए। ममता कमला को घर के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देती थी। कमला अब पूरा दिन आराम से बिताती और बाहर आंगन में अपनी पड़ोसन के साथ घंटों बातें करती। हालांकि ममता की भलमनसाहत के साथ कमला का एक और पहलू और ज्यादा मुखर हो गया, उसकी चुगलियों की आदत। अब कमला का ज्यादातर समय दूसरों की कमियां निकालने और उनकी बुराइयों पर चर्चा करने में बीतता। लेकिन ममता का जिक्र आते ही कमला की बातें बदल जाती। वह अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधने लगती। मेरी ममता तो परी है, वह गर्व से कहती। लेकिन इसी के साथ वह दूसरों की बहुओं को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे उनकी बहू को देखो, न काम करने का शऊर, न बात करने की तमीज। मेरी ममता तो उनसे 100 गुना बेहतर है। ममता जो खुद दयालु और समझदार थी, कमला की इस आदत को देखकर असहज हो जाती। उसे समझ नहीं आता कि कमला दूसरों के लिए इतना कड़वा क्यों बोलती है। उसने कई बार प्यार से समझाने की कोशिश की। एक दिन वह कमला से बोली, मां जी, हमें दूसरों के बारे में इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। हर घर के अपने हालात होते हैं और हमें उनके बारे में ऐसा बोलने का हक नहीं है। कमला को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने झट से ममता को डांटते हुए कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो ममता, तुमने दुनिया देखी नहीं है। मैं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। ममता ने सोचा कि शायद समय के साथ कमला का स्वभाव बदल जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और कमला की आदतें वैसी की वैसी रहीं। वह हर दिन किसी न किसी की बुराइयां करती और अपनी बातों से दूसरों का मजाक उड़ाती। ममता के लिए यह सब देखना दुखद था। वह सोचती, मां जी इतनी अच्छी इंसान है, लेकिन उनकी यह आदत न जाने क्यों उन्हें दूसरों की नजरों में गिरा रही है। क्या इन्हें यह बात कभी समझ आएगी? ममता कमला के प्रति अपने मन में कोई नाराजगी नहीं रखती थी, लेकिन उनकी आदतें उसे हर दिन एक नई चुनौती देती थी। एक समय की बात है, कमला के घर के पास सुनीता नाम की एक महिला रहती थी।
सुनीता स्वभाव से थोड़ी सख्त लगती थी, परंतु उसके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं थी। कमला इस बात को भलीभांति समझती थी और उसकी सख्ती के पीछे छिपे स्नेह को पहचानती थी। हाल ही में सुनीता ने अपने इकलौते बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से किया था। उसकी बहू का नाम रेखा था, जो स्वभाव से सरल, सौम्य और स्नेहिल थी। रेखा एक बेहद प्यारी लड़की थी, पर उसे घर के कामकाज में अधिक अनुभव नहीं था। नईनवेली बहू की इस अनुभवहीनता को देखकर सुनीता उसे अक्सर समझाया करती कि हर महिला को घर के कामकाज में निपुण होना चाहिए। हालांकि रेखा को भी यह बात पता थी कि वह कई काम सही से नहीं कर पाती और इसी वजह से वह कई बार गलती कर बैठती। अपनी इन गलतियों के कारण जब सुनीता कभी कभार उसे डांट देती तो रेखा उसे दिल से स्वीकार कर लेती। रेखा का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह सुनीता की डांट का कभी बुरा नहीं मानती। वह समझती थी कि सुनीता का हर शब्द और हर सख्ती केवल उसकी भलाई के लिए है। सुनीता भी सिर्फ कामकाज में सुधार के लिए ही उसे डांटती थी, बाकी हर बात में वह रेखा का बहुत ख्याल रखती थी। दोनों के बीच का रिश्ता सास बहू से बढ़कर एक दोस्ताना और समझदारी भरा था। सुनीता का स्वभाव अपनी बहू रेखा के प्रति हमेशा से सहृदय और ममतामय था। रेखा की हर छोटी बड़ी बात वह अपनी पड़ोसन कमला से साझा करती थी। सुनीता को लगता था कि कमला उसकी हर बात को समझेगी और सही सलाह देगी। लेकिन एक दिन कमला ने बातचीत के दौरान सुनीता को कहा, देखो सुनीता बहन, तुमने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। उसे तो घर का कोई काम करना ही नहीं आता। आखिर कब तक तुम सब कुछ संभालोगी? अगर तुम उसे अब नहीं सिखाओगी और कभी डांटोगी नहीं, तो वह अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझेगी? सुनीता ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे कमला बहन, वह अभी बच्ची है, नई नई इस घर में आई है। मैं उसे समय देना चाहती हूँ। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वह सब कुछ सीख जाएगी। अभी अगर मैं उसे डांटने लगूं तो उसका दिल दुखेगा। कमला ने भले ही यह बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। हर रोज जब वह सुनीता से मिलती तो अपनी बहू की खूबियों का गुणगान करती और रेखा की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताती, मेरी बहू तो हर काम में निपुण है। सुबह उठते ही पूरा घर चमका देती है, और एक तुम्हारी रेखा है जो बिना बोले कुछ भी नहीं करती। पहले सुनीता कमला की बातों को हंसी में उड़ा देती। वह हर बार यही कहती, रेखा समय के साथ सब सीख जाएगी, उसे अभी थोड़ा समय चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कमला की बातों ने सुनीता के मन पर असर करना शुरू कर दिया। कमला की मीठी मीठी बातें और बार बार रेखा की कमियां गिनवाना सुनीता को सोचने पर मजबूर करने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब सुनीता कमला की बातों में पूरी तरह आ गई। उस दिन से उसका रवैया रेखा के प्रति बदल गया। सुनीता जो पहले रेखा की हर गलती को नजरअंदाज कर देती थी, अब छोटी छोटी बातों पर उसे टोकने लगी। कभी रसोई में कुछ गिर जाए तो डांट देती, कभी कपड़े ठीक से न रखे जाएं तो गुस्सा हो जाती। अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। रेखा जो सुनीता की हर डांट को पहले प्यार समझकर सह लेती थी, अब धीरे धीरे खुद को असहज महसूस करने लगी। सुनीता का हर वक्त डांटना और बार बार छोटी छोटी बातों के लिए फटकार लगाना रेखा के चेहरे की मुस्कान को धीरे धीरे फीका करने लगा। घर का वह माहौल जो कभी प्यार और समझदारी से भरा था, अब तनाव और तकरार से भरने लगा था। कमला की बातों ने न केवल सुनीता और रेखा के रिश्ते में दरार डाल दी, बल्कि उनके घर की शांति को भी छीन लिया था। कमला ने जब देखा कि सुनीता अब रेखा के साथ सख्ती से पेश आने लगी है, तो उसने एक और चाल चलने की सोची। वह धीरे धीरे रेखा को भी अपने प्रभाव में लेने लगी। एक दिन जब रेखा घर के आंगन में अकेली बैठी थी, तो कमला वहां आ पहुंची। वह मुस्कुराते हुए रेखा के पास बैठी और उसकी तरफ सहानुभूति भरी नजरों से देखते हुए बोली, रेखा बेटा, मुझे तुझसे एक बात करनी है।
देख, मैं तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। तेरी सास सुनीता बहुत ज्यादा सख्त हो गई है, हर वक्त तुझ पर चिल्लाती रहती है। आखिर तूने ऐसा क्या किया है जो वह तुझे इतनी डांटती रहती है? रेखा ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं काकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मांजी तो मुझे मेरे भले के लिए ही डांटती है। सच कहूँ तो मुझे घर के कामकाज में ज्यादा अनुभव नहीं है। मांजी पहले मुझे प्यार से समझाती थी, लेकिन मैं फिर भी बहुत सारी गलतियां करती रही। अब अगर वह मुझे डांट देती है तो इसमें मेरी ही गलती है। उन्होंने मुझे अपनी जिम्मेदारियां समझने के लिए हमेशा मौका दिया है। कमला को रेखा के इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपना लहजा और नरम करते हुए कहा, बेटा, तेरा भोला मन बहुत बड़ा है, लेकिन जरा सोच, तेरी सास को हर बात पर तुझे डांटने का हक क्यों होना चाहिए? तू अभी नई है, छोटी है, और यह सब तेरे लिए नया है। इतने बड़े घर को संभालना कोई आसान बात नहीं है। अगर तुझसे कोई गलती हो भी जाए तो क्या वह प्यार से नहीं समझा सकती? यह क्या तरीका हुआ कि हर बात पर डांट फटकार लगाई जाए? रेखा ने धीरे से कहा, लेकिन काकी, मांजी सच में गलत नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं अभी घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह नहीं निभा पा रही हूँ, पर अगर मैं अभी अपनी गलतियां नहीं सुधारूंगी तो कब सुधारूंगी? मांजी सिर्फ मुझे बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। कमला ने उसकी बात को काटते हुए कहा, बेटा, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तुझे अपनी बात कहनी चाहिए। यूं चुपचाप डांट खाती रहना ठीक नहीं है। अपने दिल की बात तू अपनी सास के सामने रख। उन्हें समझा कि तू अभी सीखने की कोशिश कर रही है। वह तुझसे इतनी सख्ती क्यों करती है? आखिर प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। कमला की ये बातें सुनकर रेखा थोड़ी असमंजस में पड़ गई। उसके मन में अपनी सास के प्रति सम्मान था, लेकिन कमला की लगातार बातें सुनकर वह सोचने लगी कि क्या उसे सच में अपनी सास से बात करनी चाहिए। कमला की बातों ने रेखा के मन में हल्का संशय पैदा कर दिया। कमला ने अपनी चालाकी से सास बहू के बीच दरार पैदा करने का खेल शुरू कर दिया। वह हर दिन रेखा को मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसकी सास के खिलाफ भड़काने लगी। कमला का तरीका बहुत चतुराई भरा था। वह रेखा के सामने सुनीता की आलोचना करती और कहती, रेखा, तुम्हारी सास तुम्हें बिल्कुल नहीं समझती, हर वक्त तुम्हें डांटने का बहाना ढूंढती रहती है। आखिर कब तक तुम ये सब चुपचाप सहोगी? रेखा, जो पहले अपनी सास की हर बात को सम्मान और समझदारी से लेती थी, धीरे धीरे कमला की बातों से प्रभावित होने लगी। वहीं दूसरी ओर कमला सुनीता से मिलती तो उसे अलग ही कहानी सुनाती। वह कहती, सुनीता बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत ही ढीठ हो गई है। वह तुम्हारी किसी बात की परवाह नहीं करती। मैंने उसे कई बार समझाया कि तुम्हारे अनुभव से कुछ सीखे, पर लगता है वह तुम्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती। कमला की ये चालाकी भरी बातें सास बहू के बीच गलतफहमियां पैदा करने लगी। सुनीता और रेखा दोनों ही यह समझ नहीं पा रही थी कि उनके रिश्ते में बढ़ती कड़वाहट का असली कारण कौन है। कमला एक तरफ रेखा को सिखा रही थी कि वह अपनी सास के सामने चुपचाप न रहे और अपनी बात खुलकर कहे, तो दूसरी ओर सुनीता को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी बहू जानबूझकर उसकी बात नहीं मानती। धीरे धीरे इन बातों का असर दोनों के रिश्ते पर गहराने लगा। रेखा, जो पहले अपनी सास की हर बात को आदर और समझदारी से स्वीकार करती थी, अब सुनीता को हर बात पर पलटकर जवाब देने लगी। चाहे सुनीता कुछ उसके भले के लिए ही क्यों न कहे, रेखा को अब उसमें केवल कमी और सख्ती ही नजर आने लगी। एक दिन जब सुनीता ने रेखा को प्यार से समझाने की कोशिश की तो रेखा गुस्से में बोली, मांजी, हर बात पर मुझे नसीहत देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर आपको हर बात पर मुझसे शिकायत ही करनी है तो मैं कुछ भी क्यों करूँ? सुनीता यह सुनकर हतप्रभ रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहू, जो पहले इतनी समझदार और सम्मानजनक थी, अब इतने कटु शब्दों में जवाब क्यों देने लगी है।
सुनीता को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी सख्ती और प्यार दोनों ही बेकार हो गए हैं। उधर रेखा भी सुनीता की हर बात को गलत समझने लगी। अब उसे अपनी सास की कोई भी सलाह स्नेह नहीं बल्कि ताना लगने लगी। कमला की चाल सफल हो गई थी। उसने दोनों के बीच ऐसी दरार डाल दी थी कि हर रोज उनके बीच बहस और कटुता बढ़ने लगी। एक घर जो कभी स्नेह और सहयोग से भरा था, अब तनाव और गलतफहमियों का अड्डा बन गया था। एक दिन ऐसा आया जब कमला कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। कमला की गैर मौजूदगी में सुनीता और रेखा के बीच का तनाव चरम पर पहुंच गया। छोटी सी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई जो धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। गुस्से और आक्रोश में रेखा ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कल्पना सुनीता ने कभी नहीं की थी। उसने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीता जो हमेशा घर को अपना सब कुछ मानती थी, अपने ही घर के दरवाजे के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल टूटा हुआ था और वह असहाय महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी टूट चुकी आत्मा को बयां कर रहे थे। उसी वक्त पड़ोस में रहने वाली ममता ने सुनीता को इस हालत में देखा। वह तुरंत सुनीता के पास आई और व्याकुल स्वर में पूछा, काकी क्या हुआ? आप इस तरह बाहर क्यों बैठी हैं और इतना रो क्यों रही हैं? सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, बेटी मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी अपनी ही बहू ने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। यह घर जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी संजोकर बनाया, आज मेरे लिए पराया हो गया है। अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? ममता को सुनीता की हालत देखकर गहरा दुख हुआ। उसने सांत्वना देते हुए कहा, काकी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपकी बहू से बात करती हूँ। इसके बाद ममता सीधे रेखा के पास गई और उसे समझाने की कोशिश की। उसने शांत स्वर में कहा, रेखा जो तुमने किया है वह बिल्कुल गलत है। सुनीता काकी ने तुम्हें बेटी की तरह अपनाया था और तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। सास से झगड़ा होना एक बात है, लेकिन इस तरह उन्हें बेघर करना, यह तो इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन रेखा पर ममता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तुनक कर जवाब दिया, ममता दीदी आप इस मामले में मत पड़िए। यह मेरा घर है और मैं जो चाहूं करूंगी। मांझी ने हमेशा मुझ पर हुकूमत की है, अब मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। शाम को जब सुनीता का बेटा और रेखा का पति घर लौटा तो उसने घर का माहौल देखा और सुनीता को दरवाजे के बाहर बैठा पाया। यह दृश्य देखकर उसका खून खौल उठा। उसने रेखा से सख्त लहजे में पूछा, रेखा यह क्या तमाशा है? माँ यहाँ बाहर क्यों बैठी हैं? रेखा ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारी माँ ने हमेशा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। मैं अब और सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर उसका पति आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में गुस्से और दुख का मिश्रण साफ झलक रहा था। उसने गुस्से में रेखा से कहा, तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर दिया? जिसने तुम्हें बेटी की तरह अपनाया उसका यह अपमान? तुमने सारी सीमाएं पार कर दी। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी माँ का सम्मान करना होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रेखा ने भी पलटकर बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में उसने कहा, तुम्हें मेरी माँ का आदर करना चाहिए था, लेकिन तुमने उनका दिल दुखाया। अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। तुमने जो किया है उसके बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। यह कहकर उसने रेखा का सामान बाहर रख दिया और उसे घर से निकाल दिया। रेखा जो खुद को सही मान रही थी, अब असहाय और अकेली महसूस करने लगी। सुनीता का बेटा अपनी माँ को अंदर ले गया और गुस्से में कहा, माँ अब कोई भी आपको इस घर से बाहर नहीं कर सकता। यह घर आपका है और हमेशा आपका रहेगा। उस रात सुनीता और उसका बेटा चुपचाप बैठे रहे।
सुनीता के आंसू उसके बेटे के शब्दों से मेल खाते थे, लेकिन उनके रिश्ते में जो दरार आई थी वह आसानी से भरने वाली नहीं थी। रेखा, जो अब तक गुस्से में थी, जैसे ही उसके पति ने उसे घर से बाहर निकालने की बात कही, उसकी सारी हेकड़ी खत्म हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने पति के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं वादा करती हूँ कि अब ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। उसकी यह हालत देखकर माहौल में सन्नाटा छा गया। इतने में ममता अपने पति के साथ वहां पहुंची। उसने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की। ममता ने गंभीर स्वर में कहा, आप सभी कृपया थोड़ा शांत हो जाइए। गुस्से में कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं होता। हम सब मिलकर बात करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। फिर ममता ने रेखा की ओर देखते हुए कहा, रेखा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आज जो हुआ है उसे सोचो और समझो। जब तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से बाहर निकालने की बात कही, तब तुम्हें कितना बुरा लगा। तुम्हें लगा कि तुम्हारा सब कुछ छिन गया है। यही दर्द सुनीता काकी ने भी महसूस किया होगा जब तुमने उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल दिया था। रेखा की आंखों में पछतावे के आंसू भर आए। ममता ने बात जारी रखी, सोचो, अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारी अपनी माँ को इसी तरह घर से बाहर निकाल देती तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती। यही बात सुनीता काकी पर भी लागू होती है। वह तुम्हारी सास ही नहीं, तुम्हारी माँ जैसी है। उनका दिल दुखाना तुम्हारे लिए सही नहीं था। तुमने जो किया वह बहुत गलत था। ममता के ये शब्द रेखा के दिल में गूंजने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और सुनीता के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए बोली, मां जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके प्यार और त्याग की कद्र नहीं कर सकी। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुनीता, जो अब तक शांत बैठी थी, अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। उसने रेखा को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, बेटी, हर इंसान से गलती होती है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन आगे से हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ। ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो परिवार की ताकत है। जहाँ गलतफहमियां हो वहाँ प्यार और समझदारी से हल निकालना चाहिए। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर हमें पछतावे के सिवाय कुछ नहीं देते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने घर की सुख शांति को भंग नहीं करना चाहिए। यह बात सुनकर सुनीता और रेखा दोनों की आंखें नम हो गईं। सुनीता के बेटे ने भी सभी को शांत करने के लिए ममता और उसके पति का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद परिवार में प्यार और समझदारी का माहौल बन गया। रेखा ने अपनी सास के प्रति अपना रवैया बदल दिया और सुनीता ने भी उसे स्नेह से समझाने की नई शुरुआत की। ममता की समझदारी और संयम ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया था। ममता और यश अपने घर लौटे तो ममता ने यश को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उसने बताया कि कैसे कमला सास बहू के रिश्ते में दरार डालने का कारण बन रही थी। ममता ने कहा, यश, मैंने देखा है कि कमला ताई के कारण सुनीता काकी और रेखा के बीच कितनी गलतफहमियां पैदा हुईं। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो यह सिलसिला चलता ही रहेगा। मुझे एक तरकीब सूझी है जिससे कमला ताई को उनकी गलती का एहसास कराया जा सकता है। यश ने ममता की योजना को ध्यान से सुना और सहमति जताई। उसने कहा, अगर यह सब उनके भड़काऊ स्वभाव को बदल सकता है तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। कुछ दिनों बाद कमला वापस लौट आई। आते ही उसने अपने पुराने स्वभाव के मुताबिक ममता से कहा, बहू, जल्दी से मेरे लिए एक कड़क चाय बना दे, मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन ममता ने इस बार कुछ अलग किया।
उसने बिना किसी झिझक के कहा, नहीं ताई, अब से मैं किसी के लिए कोई काम नहीं करूंगी। अगर आपको चाय पीनी है तो खुद बना लीजिए। कमला ममता की इस प्रतिक्रिया पर हैरान रह गई। उसने चौंकते हुए पूछा, क्या बहू तू मजाक कर रही है ना? ममता ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नहीं ताई, यह मजाक नहीं है। मैं अब से यह बात साफ साफ कहती हूँ कि आपको जो भी काम करना है वह खुद करना होगा। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करूँगी। इतना कहकर ममता वहां से चली गई और सुनीता के घर जाकर उससे बातें करने लगी। कमला यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ममता का यह बदला हुआ व्यवहार अचानक क्यों और कैसे आया। वह सोचने लगी, ममता तो हमेशा इतनी विनम्र और आदर करने वाली थी, फिर यह बदलाव क्यों? उस दिन के बाद से ममता ने कमला की बातों को जैसे अनसुना करने की आदत बना ली। अब वह हर बात का उल्टा जवाब देती, जैसे कोई अंदर ही अंदर क्रोध और कटुता से भर गया हो। कमला के लिए यह सब सहन करना मुश्किल था। जब वह अपने बेटे यश के सामने अपनी व्यथा रखती तो उम्मीद करती थी कि शायद वह उसकी पीड़ा समझेगा, लेकिन यश की प्रतिक्रिया उसके दिल को और चोट पहुंचाती। वह ममता का ही पक्ष लेकर कहता, माँ, ममता जो कर रही है वह गलत नहीं। तुम्हें अपने काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। कमला यह सुनकर स्तब्ध रह जाती। एक समय वह घर जिसने हर दिन सुख शांति का अनुभव किया था, अब अजनबी सा लगने लगा। वह सोचती, आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरे इस सजीव और प्रेम से भरे घर को किसी की बुरी नजर लग गई? क्यों अब मेरे बेटे और बहू हर बात पर मेरा अपमान करने से नहीं कतराते? यश और ममता के इस बदले हुए व्यवहार ने कमला को भीतर से तोड़ दिया। वह अब अक्सर उदास और चिंतित रहने लगी। उसका उत्साह जैसे कहीं खो गया था। न अब वह घर से बाहर निकलती, न किसी से बात करती। जैसे उसकी दुनिया सीमित होकर केवल उसकी पीड़ा बन गई थी। हर गुजरते दिन के साथ कमला का मन और अधिक भारी होता जा रहा था। एक दिन ममता और उसकी पड़ोसन सुनीता घर के बाहर खड़ी थी। दोनों जोर जोर से बातों में मशगूल थी, मानो कोई गहरी चर्चा कर रही हो। तभी कमला घर के अंदर से बाहर आती हुई दिखाई दी। उसकी उपस्थिति ने सुनीता और ममता को और उत्साहित कर दिया। सुनीता ने ममता से कहा, देख ममता, तेरी सास बड़ी खड़ूस है। उसने कभी तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए तू भी उसके साथ अच्छा बनने की कोशिश मत कर। हमेशा उसके सामने अपना पक्ष रख। वो तुझे दबा लेगी अगर तू चुपचाप उसकी बातें मानती रही। ममता, जो अब अपनी सास के प्रति कठोरता में डूब चुकी थी, तुरंत सुनीता की बात से सहमत हो गई। उसने कहा, जी काकी, आप बिल्कुल सही कहती हो। अगर मैंने आज अपने अधिकारों की रक्षा नहीं की तो मेरी सास मुझे हमेशा नीचा दिखाने का बहाना ढूंढती रहेगी। अब मुझे अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। कमला ने यह बातें सुन ली। उनके शब्द उसके कानों में तीर की तरह चुभे। उसके दिल में गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। वह आवेश में भरकर ममता और सुनीता के पास गई और कहा, अच्छा, तो यह सब खेल तेरा है सुनीता? तू ही मेरी बहू को ये उल्टी सीधी बातें सिखा रही है। तू ही उसे उकसा रही है कि वो मेरी इज्जत करना छोड़ दे और मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार करे। तुझे शर्म नहीं आती दूसरों के घर में आग लगाने में? सुनीता, जो पहले से तैयार लग रही थी कुछ कहने की कोशिश करती, उससे पहले ममता ने अपनी सास की बातों को काटते हुए कहा, बस कीजिए माँ, इसमें सुनीता काकी की कोई गलती नहीं है। मैं यह सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मुझे अब आपकी कोई भी बात नहीं माननी और यह मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। ममता की यह स्पष्ट और कड़वी बातें सुनकर कमला का दिल जैसे एक बार फिर से टूट गया। उसका चेहरा क्रोध और दुख के मिलेजुले भावों से तमतमा उठा। सुनीता और ममता के ठहाके उसे अब गहरे तानों की तरह महसूस हो रहे थे। यह क्षण उसके जीवन का ऐसा था जो उसकी आत्मा पर एक गहरी चोट छोड़ गया।
कमला ने गहरी सांस लेते हुए अपने आंसुओं को थामने की कोशिश की और ममता के पास जाकर नम्रता से कहा, बहू तू क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है? तू तो हमेशा मेरी आज्ञाकारी और समझदार बेटी जैसी थी। तूने कभी मुझसे उल्टा नहीं बोला। आखिर तू इस सुनीता की बातों में क्यों आ रही है? ये सब तुझे भटका रही है। कमला की इस बात पर सुनीता, जो पहले से ही कटुता से भरी हुई थी, कड़वी हंसी के साथ बोली, कमला, क्या तू भूल गई जब तू यही सब मेरी बहू के बारे में कहा करती थी? उसकी बुराई करके मुझे उसके खिलाफ भड़काया करती थी और फिर मेरी पीठ पीछे मेरी बहू से अलग बातें करती थी। आज जो कुछ भी हो रहा है, यह सब तेरे ही कर्मों का फल है। वक्त ने बस तेरे हिस्से का न्याय किया है। सुनीता के तीखे शब्दों ने कमला को भीतर तक झकझोर दिया। वह एकदम स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके मन में अपने ही किए का अक्स उभरने लगा। बिना कुछ कहे वह भारी कदमों से घर के अंदर गई और अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी। उसकी सिसकियों के साथ बीते दिनों की यादें उमड़ पड़ी। वह सोचने लगी, सुनीता सच कह रही है। मैंने भी तो हमेशा दूसरों के रिश्तों में जहर घोलने का काम किया। कितनी बार मैंने सुनीता और उसकी बहू के बीच झगड़े की आग भड़काई और आज वही सब मेरे साथ हो रहा है। मेरी ममता बहू कितनी अच्छी थी। हमेशा मुझे समझाती थी कि किसी का बुरा सोचने से वही बुराई लौटकर हमारे पास आती है, लेकिन मैंने कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और अब देखो वह कितना बदल गई है। उसका प्यार और सम्मान सब कहीं खो गया है। कमला की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल पर पछतावे का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे समय ने उसे उसके ही गुनाहों का आईना दिखा दिया हो। उस रात कमला ने पहली बार अपने किए हुए कर्मों पर गहराई से विचार किया, लेकिन अब वह समझ नहीं पा रही थी कि इस बिखरते रिश्ते को कैसे संजोया जाए। जब ममता ने कमला को अपने कमरे में इस तरह रोते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह धीमे कदमों से कमला के पास गई, उसकी नम आंखों को देखकर बोली, मां जी, जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके साथ जो भी अनुचित व्यवहार किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कमला ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और भारी स्वर में कहा, बेटा तू मुझसे माफी क्यों मांग रही है? असल में गलती तो मेरी थी। यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाया, उनके दुखों को नजरअंदाज किया और यहाँ तक कि कई बार उनके घरों में आग भी लगाई। तू हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंने कभी तेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आज जब मेरे कर्म मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। काश मैंने पहले ही तेरी बातें सुन ली होती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। कमला की बात सुनकर ममता ने उसकी ओर सांत्वना से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जो कुछ भी मैंने पिछले दिनों किया वह सिर्फ एक नाटक था। मैं चाहती थी कि आपको एहसास हो कि जो कुछ आपने किया है वह कितना गलत था। मैं नहीं चाहती थी कि आप अपने जीवन भर इन गलतियों के बोझ तले दबी रहें। कमला यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की एक नई धारा बह निकली। वह ममता को गले लगाते हुए बोली, बेटा तूने मुझे मेरी गलती का एहसास कराकर मेरा जीवन बदल दिया। आज मैं वादा करती हूँ कि अपने अतीत को सुधारने और दूसरों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। ममता ने गहरी सांस ली और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मां जी, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आपके किए का असर दूसरों की जिंदगियों पर कितना गहरा पड़ा है। रेखा और सुनीता काकी के बीच जो झगड़ा हुआ था वह आपकी वजह से इतना बढ़ गया कि रेखा ने सुनीता काकी को घर से निकाल दिया था। जब उनके बेटे को यह सब पता चला तो गुस्से में आकर उन्होंने रेखा को ही घर से बाहर निकाल दिया। उनकी दुनिया बिखरने की कगार पर थी। उनके परिवार का बंधन टूटने ही वाला था। अगर मैं और यश जी वहां समय पर नहीं पहुंचे होते तो उस दिन न जाने क्या अनर्थ हो जाता। कमला यह सुनकर एकदम सन्न रह गई।
उसका चेहरा शर्म और दुख से झुक गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह धीमे स्वर में बोली, बेटा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी वजह से किसी का घर बर्बाद हो सकता है। मैंने दूसरों के जीवन में जो आग लगाई है वह अब मुझे जला रही है। मैं अपने किए पर गहरा पछतावा करती हूँ। क्या मैं इस गलती का प्रायश्चित कर सकती हूँ? ममता ने उसके कांपते हुए हाथ थामे और धीरे से कहा, मां जी, प्रायश्चित का पहला कदम है अपनी गलती को स्वीकार करना और माफी मांगना। अब आपको रेखा और सुनीता काकी से जाकर क्षमा मांगनी होगी। यही उन्हें सुकून देगा और आपको भी। कमला ने संकल्प भरी नजरों से ममता की ओर देखा और तुरंत रेखा और सुनीता के घर जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उसने उनके सामने सिर झुका दिया और रुंधे गले से कहा, मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कारण आपके परिवार पर जो कष्ट आए उसका दोषी मैं ही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। कृपया मुझे क्षमा करें। रेखा और सुनीता की आंखों में भी आंसू भर आए। वे एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखने लगी और फिर कमला को सहारा देते हुए बोली, हमने तुम्हारी गलतियों को भुला दिया। तुमने अपनी गलती मानकर जो साहस दिखाया है वह काबिले तारीफ है। चलो अब इन बातों को पीछे छोड़ते हैं और आगे एक नई शुरुआत करते हैं। उस क्षण उनके बीच की कड़वाहट खत्म हो गई। कमला ने न केवल माफी मांगी बल्कि उन रिश्तों को भी संभाल लिया जो उसकी वजह से टूटने की कगार पर थे। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने महसूस किया कि सच्चे प्रायश्चित और माफी की ताकत रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। उस दिन के बाद कमला की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने अपनी सारी बुरी आदतों को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब वह न तो किसी की चुगली करती थी और न ही किसी का मजाक उड़ाती थी। उसकी जुबान से अब केवल दूसरों की तारीफ और प्रेरणा की बातें ही निकलती थी। वह लोगों के दिलों को जोड़ने और उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करने लगी। कमला, जो कभी अपने तानों और चुगलियों के लिए जानी जाती थी, अब अपने दयालु स्वभाव और मीठी बोली के लिए प्रसिद्ध हो गई। वह जिस भी घर जाती वहां सकारात्मकता और शांति का माहौल बना देती। उसने अपनी गलतियों से न केवल सीखा बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल भी कायम की। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की बातों में आकर अपने घर की शांति भंग करना या उनके अनुसार फैसले लेना विनाश का कारण बन सकता है। हमें सदा अपने विवेक से काम लेना चाहिए और दूसरों के झूठे शब्दों के प्रभाव में आकर किसी के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि दूसरों की बुराई करना या उन्हें उनके परिवार के खिलाफ भड़काना न केवल गलत है बल्कि इससे हमारी अपनी साख और आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर गलती का प्रायश्चित संभव है और हर इंसान में बदलाव की ताकत होती है। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम कब अपनी गलतियों को पहचानें और सही रास्ते पर चलने का साहस जुटाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।